नमस्कार। जवाब तो चाहिए कि एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। साल 2017 याद कीजिए, रोहिंग्याओं को लेकर किस तरीके का हंगामा इस देश के मीडिया चैनल से लेकर इस देश की जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उस पर मचा हुआ था। अधिकतर लोग जो खुद को इन रोहिंग्याओं के पैरोकार मानकर बैठे हुए थे, वो लगातार गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि रोहिंग्याओं को इस देश के अंदर बसा दिया जाए। वो लगातार इस बात की हिमायत कर रहे थे कि वो तमाम लोग, मसला जिसमें सुदर्शन न्यूज लगातार इस चीज का खुलासा कर रहा था कि ये रोहिंग्या जिन्हें दर दर भटकता हुआ और जिन्हें गरीब मजलूम बताया जा रहा है, ये चेहरे के पीछे आतंकी छिपे हुए हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर उन लोगों को जो अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं, जी हां, बौद्धों को हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। और इसीलिए हमने सवाल उठाया था कि अगर आज रोहिंग्याओं को इस देश के अंदर बसा दिया गया तो वो दिन दूर नहीं है कि जो कुछ आज म्यांमार में हो रहा है वैसी ही परिस्थितियां हिंदुस्तान में भी होंगी। और इससे बचने के लिए जरूरत है कि यह देश एक बड़ा फैसला ले और समझदारी दिखाते हुए रोहिंग्याओं को लेकर एक बड़ा कदम उठाए और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए, क्योंकि लगातार वो तमाम देश छाती पीट रहे थे जो खुद उन रोहिंग्याओं को अपने देश के अंदर बसाने के लिए तैयार नहीं थे। और सलाह हमें दी जा रही थी कि हिंदुस्तान अपने दरवाजे खोल दे, अपने दिलों के दरवाजे खोले और रोहिंग्याओं को बसाए। लेकिन आज हम उन तमाम चीजों को एक बार फिर से आपके सामने ताल ठोक कर बता देना चाहते हैं कि जो बात हमने रोहिंग्याओं को लेकर कही थी कि ये बौद्धों के हत्यारे हैं, ये हिंदुओं के हत्यारे हैं, वो आज साबित सही हुई है। दरअसल एमनेस्टी इंटरनेशनल वो कहता है कि हिंदुओं को मारा गया इन रोहिंग्याओं की तरफ से। समझ आता है कि म्यांमार के अंदर जो ये दलील दे रहे थे कि जो म्यांमार है वहां पर उन्हें मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है आखिर हिंदुओं के गांव पर इन रोहिंग्याओं ने, जो खुद को बेचारा कहते हैं, उन्होंने हमला क्यों किया? क्यों रोहिंग्याओं ने जो है हिंदुओं को वहां पर मार दिया? क्यों हिंदुओं को वहां पर काटा गया? सवाल दरअसल इन तमाम चीजों के बीच में यह कि रोहिंग्याओं के वो तमाम पैरोकार जो उस वक्त गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे, क्या अब बोलेंगे कि उन रोहिंग्याओं को इस देश से लात मारकर बाहर निकाला जाए? इसी पर बात करेंगे और उन्हीं पैरोकारों से आज जवाब भी मांगेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। नरसंहार ऐसा कि लोगों की रूह कांप उठी। रोहिंग्याओं ने हिंदू महिलाओं, बच्चों, मासूमों, बुजुर्गों, किसी को नहीं छोड़ा। पहले तो उनकी जघन्य हत्या की और उसके बाद 3 कब्रगाह बनाकर उन्हें दफना भी दिया गया। सुदर्शन न्यूज ने तो तभी बता दिया था कि रोहिंग्याओं ने एक साथ इतने हिंदुओं को मौत की घाट उतारा है, लेकिन बावजूद इसके इस पर जांच बिठाई गई और अब तक जांच चलती रही। और अब जाके साल 2018 में मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सुदर्शन न्यूज के दावे को ही सही ठहराया। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहिंग्या उग्रवादियों ने 25 अगस्त 2017 को राखाइन राज्य के उत्तरी हिस्से में करीब 99 हिंदुओं को मौत की घाट उतार दिया। ये वही दिन है जिस दिन उग्रवादियों ने पुलिस चौकियों पर हमले किए और बाद में पूरे राज्य में हिंसा भड़क उठी। पीड़ितों का बयान के आधार पर दावा किया गया है कि यह हमला अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी यानी ARSA ने किया है। ARSA अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी को हरकत अल यकीन और फेथ मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अल जजीरा के मुताबिक ये संगठन अक्टूबर 2016 में सबसे पहले चर्चा में आया था। तब ARSA ने पुलिस चौकियों पर हमले किए थे, जिसमें 9 पुलिस अफसर भी मारे गए। साफ है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट ने उन लोगों को भी आईना दिखा दिया है जो रोहिंग्या आतंकियों के पैरोकार आज भी बने हुए हैं। खास बात यह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट आज करीब 1 साल बाद आई है, लेकिन सुदर्शन न्यूज करीब अपने 20 से ज्यादा रिपोर्ट में यही दिखाया है और देश को बताने की कोशिश की है कि रोहिंग्या या खौफनाक आतंकी हैं, जिनको जितनी जल्दी हो सके देश से खदेड़ दिया जाए। बावजूद इसके रोहिंग्या हमारे देश में पल भूल रहे हैं। ऐसे में सुदर्शन न्यूज के साथ साथ समूचा देश सवाल पूछता है, रोहिंग्या आतंकियों की करतूत बेनकाब होने के बाद रोहिंग्याओं के लिए हाय तौबा करने वाले हिंदुओं के कत्लेआम पर चुप क्यों? हिंदुओं की हत्याओं के खुलासे के बाद क्या हिंदुस्तान में रोहिंग्याओं को बसाया जाएगा? हिंदुस्तान में रोहिंग्याओं के पैरोकार क्या अभी भी इनका समर्थन करेंगे? रोहिंग्याओं के आतंकी कनेक्शन के खुलासे पर भी इन पर रहम क्यों है? ऐसे न जाने कितने सवाल जो देश की जनता के मन में कौंध रहे हैं।
लेकिन मौजूदा समय में फिलहाल कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा। बावजूद इसके सुदर्शन न्यूज ये मांग करता है कि आतंकी रोहिंग्याओं पर सरकार फौरन और हर हाल में कार्रवाई करे और उन्हें देश से जल्द खदेड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जब तमाम मीडिया चैनल्स लगातार गला फाड़ फाड़ कर ये चिल्ला रहे थे कि इन रोहिंग्याओं को जो है शरण देनी चाहिए, इस देश के अंदर बसाना चाहिए, एक डंपिंग ग्राउंड जो है रिफ्यूजीज का इस देश को बना देना चाहिए, उस वक्त भी हम लगातार कह रहे थे कि ये रोहिंग्या इस जो है दया के हकदार कतई नहीं है। उन्हें आखिर किस स्थिति में म्यांमार से भगाया जा रहा है, हमें यह समझने की जरूरत है। लेकिन शायद ये इस देश का दुर्भाग्य ही है, क्योंकि हाल ही में एक तस्वीर आती है इस देश की जो अपने आप को सेलिब्रिटीज कहते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि वो किसके रोल मॉडल हो सकते हैं। वो जरूर फिल्मों के अंदर अपने आप को बड़ा किरदार समझते हैं, लेकिन उसकी स्थिति क्या है वो सबसे बड़ा सवाल है। प्रियंका चोपड़ा की हाल की एक तस्वीर सामने आती है। रोहिंग्या कैंपों में जो है प्रियंका चोपड़ा जाती हैं और उसे लेकर लगातार सवाल भी यहां पर बड़े उठ रहे हैं। तो क्या अब वही प्रियंका चोपड़ा, ये तस्वीर जिसमें अपनी जो पीठ थपथपाते हुए यूएन से शाबाशी लेते हुए वो तमाम देश जो चाह रहे थे कि हाँ ऐसा हो, एक सिंपैथी क्रिएट जो है इस देश के अंदर हो जाए और बताया जाए कि रोहिंग्या कितने बड़े जो हैं दिक्कत में हैं, कितनी समस्याएं उनके सामने हैं, वैसी सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश जो है प्रियंका चोपड़ा ने की। क्या अब प्रियंका चोपड़ा इस पर जवाब देंगी? क्या वो इस पर अब बोलेंगी कि इन रोहिंग्याओं के लिए जिस हमदर्दी को दिखाने के लिए वो इन फोटो सेशन वहां पर करवा रही थी, क्या अब वो उन हिंदुओं के हत्यारों को लेकर क्या स्टैंड रखती हैं और वो इस देश की सरकार को, इस देश की जनता को आखिर क्या बताना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? क्या इस देश के अंदर जो म्यांमार में हो रहा है, जो ईरान इराक में हो रहा है, जो इस देश के, इस दुनिया के अंदर तमाम देश जो इस वक्त आतंकवाद से ग्रसित हैं, जो वहां हो रहा है, क्या वो हिंदुस्तान के अंदर चाहती हैं? क्या वो चाहती हैं कि वैसी स्थिति यहां पर खड़ी हो जाए? क्या वो अब भी चाहेंगी जब इस देश के अंदर इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि रोहिंग्याओं को यहां पर बसा दिया जाए? क्या वो चाहती हैं कि वैसे ही हालात यहां पर भी हो जाएं जैसे म्यांमार के अंदर हुए हैं? क्या इस पर अब प्रियंका चोपड़ा कुछ बोलने के लिए तैयार हैं? क्या वो अपना मुंह खोलेंगी कि वो भी क्या आप तैयार हैं कि हाँ वो इतने ही दर्द में हैं? एक यहां पर आपको प्रतिक्रिया सुनवाते हैं कि किस तरीके के रिएक्शंस प्रियंका चोपड़ा को लेकर आए। उनके परिवार का दुख उन्हें दिखता नहीं है। कश्मीरी पंडित है, उनके परिवार जो दिल्ली में ही विस्थापित है, उन्हें दिखता नहीं है। इन सब ये जो करतूत की है प्रियंका चोपड़ा ने, इस पर पूरे देश भर से आक्रोश जताया जा रहा है। भाजपा के नेता है संजय ठाकुर, प्रवक्ता है, हम उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी राय है। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे संजय जी आपकी, प्रियंका चोपड़ा की जो करतूत है क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि प्रियंका चोपड़ा का दिल किसके किसके लिए धड़कता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बात पे जरूर हमारी चिंता है कि अगर प्रियंका चोपड़ा देश के बाहर जाके रोहिंग्या मुसलमान के परिवारों के बारे में अगर इतना चिंतित होती हैं, तो इस देश में भी बहुत सारे शहीदों की विधवाएं हैं, किसानों की विधवाएं हैं, मजलूम लोगों की विधवाएं हैं, कश्मीर से विस्थापित लोग हैं यहीं दिल्ली में। प्रियंका चोपड़ा ने कभी किसी की तरफ रुख नहीं किया, किसी से मिलने नहीं गई। इन सब कारणों के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है राजेश जी, वो आपको समझने की ज़रूरत है। इस देश की जो फिल्म इंडस्ट्री है, इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पुराने समय से पहले पंजाबियों और उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोगों का डोमिनेशन था, तब इस तरह की हरकतें नहीं होती थी। मनोज कुमार, जितेंद्र जी, ये सब लोग मिलके, राजेश खन्ना, ये लोग भारत के विषयों पे चिंता जताते थे, भारत के विषयों की फिल्में बनाते थे। लेकिन आजकल जब से इस फिल्म इंडस्ट्री पे मुसलमानों का डोमिनेशन हो गया है, तब से इस देश में असहिष्णु गैंग, भारत तोड़ो गैंग और अशेम्ड गैंग जो पैदा हो गई है, जब से इन मुस्लिम लोगों का फिल्म इंडस्ट्री में डोमिनेशन हुआ है, जानबूझ के ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जिन लोगों से इस देश की भावनाओं पे असर पड़े। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये प्रियंका चोपड़ा भी किसी आर्मी बैकग्राउंड से की फैमिली से हैं। ये कहीं भी जाती हैं, इनको जिम्मेदार होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के लोग ऐसे लोगों को टारगेट कर देते हैं, जब मर्जी आए तब कहेंगे कि असहिष्णुता हो गई। ये आमिर खान जैसे लोग, ये शाहरुख खान जैसे लोग, ये सोनम कपूर, ये करीना खान,
ये लोग जानबूझ के पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इनको पैसा मिलने से मतलब है। इंडस्ट्री में डोमिनेशन मुसलमानों का हो गया है। मुसलमानों को खुश करने के लिए, अच्छी फिल्मों में काम करने के लिए ये लोग अगर हर रोज अपने आप को अपनी कीमत लगा रहे हैं, इसके लिए कुछ भी करने से पहले उनको देश का विचार करना चाहिए। बहुत दुख होता है जब इन लोगों के बारे में विचार करते हैं, तो इनको सोचना चाहिए कि हमारा देश पहले। आप दुनिया में जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन इस देश के जो मजलूम हैं उनसे तो मिल लेते। कश्मीर के लोग, कश्मीरी पंडित विस्थापित होकर यहीं दिल्ली में पड़े हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार बिलख रहे हैं, उनसे ये मिलने कभी नहीं जाएंगे। इस देश के शहीदों की विधवाओं को, उनके बच्चों के एजुकेशन की बात करने ये कभी नहीं जाएंगी। लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों का दर्द इनके पेट में ज्यादा उमड़ रहा है। ये भारत देश के खिलाफ एक साजिश है। एक साजिश के तहत बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये चीजें की जाती हैं। इन चीजों को बहुत समझने की जरूरत है। देखा आपने किस तरह से लोगों में भी आक्रोश है, साथ ही भाजपा पार्टी और भाजपा के नेताएं भी इस प्रियंका चोपड़ा की करतूत का कड़े शब्दों में निंदा कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट वसंत राठौड़ के साथ राजेश शिंदे, सुदर्शन न्यूज ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को उठाया है, उसके बाद हिंदू संगठन जो हैं वो भी आगे आ रहे हैं, उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। प्रियंका चोपड़ा के रोहिंग्या प्रेम का मुद्दा सुदर्शन न्यूज ने उठाने के बाद अब हिंदू जनजागृति समिति भी आक्रामक हो चुकी है। हिंदू जनजागृति समिति के प्रवक्ता है सौ नंदिनी जी, हम उनसे बात करेंगे किस तरह से कड़े शब्दों में आप निंदा करेंगे इस करतूत का। ट्वीट किया है इस संदर्भ में, इसका हिंदू जनजागृति समिति की तरफ से उसका निषेध करती हूँ। पहली बात यह है कि उन्होंने ये समझ के लेना चाहिए कि आज अगर जो समस्या भारत में हो रही है या देश में हो रही है, तो उसके संदर्भ में जो कुछ हम वक्तव्य करते हैं तो वो उसके विचार करके उन्होंने करना चाहिए। क्योंकि भले ही वो आज यूनिसेफ की गुडविल की ब्रांड एम्बेसडर हैं और उस दृष्टिकोण से वो वक्तव्य करती है, लेकिन उससे पहले वो एक भारतीय है। इस भारत की जनता ने उसे एक प्रियंका चोपड़ा के रूप में उन्हें उभारा है। तो ये सदैव ध्यान में रखना है, क्योंकि जो कुछ हम वक्तव्य करते हैं ना, इससे देश की अस्मिता या देशवासियों की सुरक्षा की संदर्भ में अगर कोई ठेस पहुंचती है तो इसके संदर्भ में विचार उन्होंने करना चाहिए। क्योंकि आज अगर उन्हें रोहिंग्या मुसलमान जो है उनके प्रति अगर उनको आस्था लग रही है, तो हमारे कश्मीर हिंदू जो 1993 से कश्मीर से विस्थापित होकर दिल्ली में निर्वासित का जीवन जी रहे हैं, उसके साथ ही पाकिस्तानी हिंदू जो है वो भी उनके अत्याचारों से ये होकर यहाँ पे आए हैं और वो भी यहाँ पे दिल्ली में वो जीवन बिता रहे हैं निर्वासित का, तो उनके प्रति उनको कुछ लगता नहीं है, उसके संदर्भ में वो कुछ बोलती ही नहीं है। लेकिन जो रोहिंग्या मुसलमान जो हमारे देश से 2,500 किलोमीटर दूर म्यांमार में रहते थे और वहाँ पे उन्होंने हिंदुओं पे और वहाँ के जो बौद्ध थे उन पे अत्याचार किए, महिलाओं पे अत्याचार किए हैं, और इससे तंग आकर उन्होंने वो म्यांमार उनको छोड़ना पड़ा और इसलिए आज ये भागकर यहाँ पे आए हैं। तो इनके प्रति अगर आप कुछ बोलते हैं तो इससे सीधा उसका परिणाम देश की अस्मिता पर और देश की सुरक्षा पे आ सकता है। क्योंकि आज हमारे देश में आतंकवाद जैसे एक बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारे आघात है। ऐसी स्थिति में अगर हम ऐसा वक्तव्य करते हैं तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये भी विचार होना आवश्यक है। नारी शक्ति भी हमारे साथ में है, युवा नारी है, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से गुस्सा आपके मन में है। मैं भी तो चाहे महिलाओं की यहां पर बात कीजिए, कश्मीरी पंडितों को लेकर जिस तरीके का जिक्र यहां पर किया जा रहा है कि इस देश के अंदर कश्मीरी पंडितों का जिक्र कभी नहीं होगा। ये तमाम स्टार्स जो अपनी पीठ थपथपाने के लिए दूसरे देशों में जाकर रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं, अपने देश की समस्या इन्हें नजर नहीं आएगी। बहरहाल इस पर हम चर्चा करें, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अमित रैना साहब है, कश्मीरी पंडित है, हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। कर्नल यूवी सिंह साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही अंकुर शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शमशुल हसन साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो फोन लाइन पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्योंकि शमशुल हसन साहब आप फोन लाइन पर हैं और मैं चाहता हूं कि सबसे पहला मौका आपको मिलना चाहिए इस डिबेट के जरिए। क्या इस देश के अंदर वो तमाम लोग जो रोहिंग्याओं को लेकर छाती पीट रहे थे अब भी उसका समर्थन करेंगे? क्या रोहिंग्या अब भी इस देश के अंदर बसाए जाएं? शमशुल हसन साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, शमशुल हसन साहब को मौका देना चाहते थे लेकिन वो जुड़ नहीं पाए। बहरहाल चलिए, मैं आपके पास आ रहा हूं अंकुर शर्मा साहब। क्या अब कोई कमी रह गई इससे ज्यादा, और क्या
इस देश के अंदर चाहिए उन तमाम लोगों को जो पैरोकार बन रहे थे, उन तमाम हिंदुओं और बौद्धों के हत्यारों का, रोहिंग्याओं का? क्या इससे ज्यादा भी किसी चीज की उम्मीद है? हमें ये समझना पड़ेगा कि डेमोग्राफिक चेंज और डेमोग्राफिक इन्वेजन का प्रोसेस जो है वो अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री चल रहा है। अब इस प्रोसेस की नासमझी के कारण, इस प्रोसेस को ना समझ पाने के कारण अगर कुछ लोग इस तरीके का बयान देते हैं तो हमें उन्हें एजुकेट करने की जरूरत है। और खासकर फिल्म स्टार और ऐसे लोग जिनका स्कॉलरली एटीट्यूड होने से कोई लेना देना नहीं, जिनको किताबों से अंकुर शर्मा किसे एजुकेट करेंगे? हम ममता बनर्जी को एजुकेट करेंगे, हम ओवैसी को एजुकेट करेंगे जो इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकसभा के अंदर बैठकर, जो ये कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं को इस देश के अंदर बसा देना चाहिए। अगर इस देश की केंद्र सरकार नहीं करेगी तो हम जो हैं उन्हें आधार कार्ड देने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश से घूमकर आ जाते हैं कोलकाता के रास्ते, बहुत बढ़िया फ्लाईओवर का जो रास्ता है वो दिया हुआ है ममता बनर्जी ने। किसे एजुकेट करेंगे? पॉलिटिशियंस को तो सबक सिखाने की जरूरत है, और खासकर जो फिल्म पर स्टार्स जो हैं, जो आके बयानबाजी करते हैं बिना अध्ययन किए हुए, बिना किताबों को पढ़े हुए, बिना इतिहास में झांके हुए, उनको कम से कम एजुकेट करने की जरूरत है। आपने ओवैसी साहब का नाम लिया, आपने ममता बनर्जी का नाम लिया, ये वो लोग हैं जो सांप्रदायिक है, जो सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं, जो सेक्युलरिज्म के नाम पे सेलेक्टिव कम्युनलिज्म को अपोज करते हैं, इस्लामिक और मुस्लिम कम्युनलिज्म को सपोर्ट करते हैं। इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप इस कैंसर को नहीं समझेंगे, देखिए इनका फैलाव जो है ये कैंसर की तरह एक बीमारी है, तो जब तक आप इसे काट के नहीं फेंकेंगे आपके देश को बर्बाद कर देगा। मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज का जो प्रोसेस है, एक धर्म विशेष के लोगों को स्थापित करना, वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस है, इसलिए इसके ऊपर यहाँ पे तो चर्चा होती है। लेकिन मेरी तमिलनाडु में लोगों से बात हुई, वहां पे तमिलनाडु में लोगों ने स्टडीज की हैं, केस स्टडीज की हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, वहां पे भी ये प्रोसेस चल रहा है। ये सेंट्रल इंडिया में ये देश के कई हिस्सों में चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, बने रहे हमारे साथ। वापस आपके पास आएंगे, बाकी गेस्ट के पास वो यहाँ पर चलते हैं। शमशुल हसन साहब जुड़ गए आप हमारे साथ? जी हाँ जी शमशुल हसन साहब, बहुत स्वागत है आपका। हालांकि मैं चाहता था कि इस डिबेट की शुरुआत जिस तरीके से हो उसमें शमशुल हसन साहब अपना सबसे पहला रिमार्क दें, लेकिन वो हो नहीं पाया किसी तकनीकी खामी की वजह से। बहरहाल हमारा ये सवाल है कि इस देश के अंदर रोहिंग्याओं को लेकर जो चिंता पहले जाहिर की जा रही थी 2017 के अंदर, क्योंकि 2017 से खास तौर पर यह डिबेट बहुत जोरों शोरों से उठा है, लेकिन क्या अब वही तमाम लोग, वो तमाम पैरोकार अब भी कहेंगे कि इस देश के अंदर जो है रोहिंग्याओं को बसा दिया जाए? देखिए, हर मुल्क का एक कानून होता है। हेलो जी जी। और उस कानून के हिसाब से इंसान को चलना पड़ता है। हम लोग जो है वो मुसलमान हैं, हमारा जो काबा है वो सऊदी अरब में है, हज करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ से वापस आ जाते हैं, इसलिए कि वहाँ का कानून जो ये कहता है कि हम उस देश के निवासी नहीं है, तो हमें वापस आना पड़ता है। जो जहाँ का हो वहाँ का कानून उसको होगा। अगर इंडिया जो है वो किसी भी क्या मुल्क का कोई हो, अगर उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है तो उसको राइट है यहाँ आने का, और अगर वो तैयार नहीं है तो जबरदस्ती जो कोई आएगा तो घुसपैठिया कहलाएगा। लीगल उसको जो है वो कभी भी जो है वो इंडियन की जो है नेशनैलिटी नहीं मिलनी चाहिए और न मिल सकती। तो ये बात ये होती है जी। तो ये शमशुल हसन साहब, इससे पहले जो छाती पीट रहे थे, जो बार बार ये कह रहे थे कि रोहिंग्या बहुत बेचारे हैं, बहुत शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनका क्या किया जाए फिर अब, जब इस देश के अंदर ये तमाम चीजें साफ हो जाएं, जिसे ये कहा गया कि हिंदुओं को, बौद्धों को किस तरीके से मारा है इन रोहिंग्याओं ने, फिर ये कौन है? हाँ, मैंने आपके चैनल से इसके पहले भी ये बात कही थी, मेरी बात सुन लीजिए जी। मैंने आपके चैनल से इसके पहले भी ये बात कही है बहुत साफ साफ कि कोई भी अगर जो है वो आतंक फैलाता है और कोई भी अगर हिंसात्मक जो कार्रवाई करता है तो वो जो है वो उसको जहां तक हो सके सजा दी जाए। हम उसको पसंद नहीं करते, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी मुल्क का भी हो और किसी मजहब का हो, हम उसको पसंद नहीं करते। अपने मुल्क में कोई भी आदमी चाहे हिंसा का रास्ता अपनाना, तो हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में हिंसा का कोई जगह नहीं है। जी जी। शमशुल हसन साहब, आप बने रहे हमारे साथ। हमें लगता है कि आप बड़ा मैसेज दे सकते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ पर छाती इससे पहले पीट रहे थे, रोहिंग्याओं का समर्थन कर रहे थे, और मसला रोहिंग्याओं से लेकर हिंदू मुसलमान तक जाकर पहुंचा दिया गया था। क्या आज आप उन्हें टीवी पर बैठकर कहेंगे कि आए और माफी मांगे? और रैना साहब भी हमारे साथ यहां पर बने हुए, कर्नल यूवी सिंह साहब भी हैं, उनका क्या रिमार्क है इस पर, ये भी लेंगे। तो हत्यारे रोहिंग्या बेनकाब हो गए हैं और उस चीज पर लग गई है मोहर जो सुदर्शन न्यूज ने लगातार अपने एपिसोड्स के जरिए इस देश के सामने रखने की कोशिश की थी। वो तमाम चीजें अब साथ
पूरी तरीके से सच साबित हो रही हैं। दरअसल इस देश के अंदर रोहिंग्याओं को लेकर पैरोकार जो बनकर बैठे थे, अब बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट यह कहती है कि यहां रोहिंग्याओं ने न सिर्फ बौद्धों को म्यांमार में मारा, बल्कि हिंदुओं को भी मार काट कर जमीन में दफना दिया। दरअसल सवाल यही है कि क्या वो तमाम पैरोकार जो तमाम मीडिया डिबेट्स में बैठकर चिल्ला रहे थे, जो बार बार उनके पैरोकार बन रहे थे, क्या अब बोलेंगे? आखिर अब क्यों उनके मुंह चुप हैं इन हत्यारों के लिए? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। अपनी रिमार्क आपसे अब ले रहा हूं अमित रैना साहब। क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्रियंका चोपड़ा या ऐसा कोई कलाकार आपसे मिलने आया हो, आपसे पूछने आया हो जितना दर्द रोहिंग्याओं के लिए इनका उमड़ रहा है? नहीं, ये तो सच्चाई है कि कोई भी बॉलीवुड का कलाकार जो कश्मीरी ओरिजिन से उनको छोड़कर अनुपम खेर जी को छोड़कर, अशोक पंडित जी को छोड़कर कोई भी कलाकार नहीं आया, और मुझे नहीं लगता किसी ने हमारे से हमारा दर्द शेयर किया है। मगर मैं साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि प्रियंका चोपड़ा जी यूएन मिशन के तहत गई थी, यूएन पीस एम्बेसडर हैं वो, तो यूएन के काम से गई थी। मुझे नहीं पता उनका एग्रीमेंट क्लॉज क्या कहता है। अगर मैं उनकी जगह होता और मुझे ना जाने का मौका मिलता या मेरे पास ऐसा कोई क्लॉज होता जिसमें मैं चूज़ कर सकता, तो मैं प्रियंका जी को भी एडवाइस करूँगा और आगे वाले स्टार्स को भी एडवाइस करूँगा कि आप उसमें वो एग्ज़िट ऑप्शन ले लें। क्योंकि रोहिंग्या का जो अगर आप इतिहास देखें तो ये इतिहास बड़ा ही वायलेंट रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही वायलेंस शुरू हो गई थी रोहिंग्या साइड से। वो अलग सेपरेट स्टेट चाहते थे। उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करी कि हमें एनेक्स कर लीजिए, हमें पाकिस्तान में मर्ज कर लीजिए, क्योंकि तब बांग्लादेश भी पाकिस्तान का पार्ट था। और ये युद्ध तब से चलता आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो बर्मा की अपनी बौद्ध पॉपुलेशन जो है 88% है। तो यानी 12% जो पॉपुलेशन है वो नॉन बौद्ध है, जिसमें से मुसलमानों की पॉपुलेशन तकरीबन 4% की है। तो 88% ने बाकी 8% जो माइनॉरिटी हैं उनके साथ जुल्म क्यों नहीं हुआ? जो हिंदू रोहिंग्या और इस एरिया में रह रहे हैं उनके साथ बौद्धों ने जुल्म क्यों नहीं किया? ये सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों के साथ ही क्यों हुआ? ये बड़ा सवाल। बिल्कुल, उन्हीं के साथ ऐसा क्यों हुआ? और जो स्थिति ये है कि उन्होंने फिर हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों किया, ये बड़ा सवाल है। कर्नल यूसिक, देखिए, इसमें काफ़ी स्पष्टीकरण दे चुके हैं लोग, और मेरा मानना है कि रोहिंग्या का हम लोगों ने बहुत सॉफ्ट पैडलिंग की है, और हमारे संग कई जगह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में एक बैलेंसिंग एक्ट शुरू कर दिया कि नेशनल सिक्योरिटी पहले आएगी कि ह्यूमन राइट्स पहले आएगा। आदमी को बहुत क्लियर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद नहीं करते थे कि दे विल प्ले ए बैलेंसिंग एक्ट। दे हैव टू गिव ए डिसीजन, एंड डिसीजन वाज दैट द नेशनल सिक्योरिटी कम फर्स्ट, because when the country's integrity is at the stake, then you have to take the national security. तो जहाँ तक रोहिंग्यास का बैकग्राउंड का सवाल है, अभी रैना साहब ने जो बात कही थी कि इनका तो कत्ल करने की एक हैबिट से बनी है, जैसे खाना खाने की हैबिट बनी है। और बुद्धिस्ट हु आर सपोज टू बी रिनाउंड पीस लवर्स, जब उनको ये कत्लेआम पे चढ़ा सकते हैं तो ये कहाँ नहीं कर सकते हैं। और लेटेस्ट इन्होंने इंडिया के अंदर आकर के इतना दम है कि मैं टीवी फुटेज के ऊपर आया था कि टाइम्स नाउ के स्क्राइब को इन्होंने दौड़ा करके पीटने की कोशिश की थी और भगाया था। माने इस देश में कितना ज़्यादा टॉलरेंस है ये तो विश्व देख रहा है। और इस समय हम लोगों को रोहिंग्या मुसलमानों की असली नीयत को समाज के सामने, देश के सामने रखना है, और हम बांग्लादेशी का जो भुगतान भुगत रहे हैं वो हम लोगों को अब रिपीट नहीं करना है। रोहिंग्या ने जम्मू के अंदर जो स्ट्राइक हुई थी उसमें इनका बड़ा एक्टिव पार्ट था, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी है, एनआईए की रिपोर्ट है। इसलिए मेरे समझ में तो इनका डिपोर्टेशन जो है अब शुरू हो जाना चाहिए। शमशुल हसन साहब, अगर आप सुन रहे हो तो हम जरा जानना चाह रहे हैं कि आखिर बार बार क्योंकि शब्द उठा रोहिंग्या से, इसे जोड़ दिया गया मुसलमानों से, और उसके बाद पैरोकारी शुरू हो गई पश्चिम बंगाल से लेकर ओवैसी तक। क्या इस देश के अंदर वो तमाम लोग जो ये कह रहे थे कि इस दुनिया में अत्याचार हो रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, अब वो क्या बोलेंगे, बताएंगे कि किसके ऊपर अत्याचार हुआ? देखिए, अत्याचार जो है वो किसी तरह का भी हो,
इंसानियत पर अत्याचार जो है वो हमेशा उसकी आवाज जो है बुलंद करने वाले मौजूद होते हैं। लेकिन हमें तो ये कहना है कि इनके पीछे जो लीडरशिप है पहले उसका जो है वो पता लगाना चाहिए और सबसे ज्यादा कसूरवार उसको ठहराना चाहिए। इनका जो इनको लीड कर रहा है वो पकड़ा ना जाए। ये बेचारे जो थे छोटे मोटे गरीब आदमी, इनको ले जाकर के जो है वो झुलसा दिया जाए, इनको मारा जाए, ये तो भीड़ है। असली जो मुजरिम हैं वो छिपे हुए हैं, उनकी आज तक तलाश नहीं हुई है और उनको पकड़ के उनको जेल भेजा वो इन्हीं का इस्तेमाल क्यों कर लेते हैं शमशुल हसन? वो इन्हीं का इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं? बौद्धों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लिया उन्होंने? इंटरनेशनल रैकेट है भाई साहब। नहीं शमशुल हसन साहब, उन्होंने हिंदुओं का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लिया? सर मुझे एक बात, उन्होंने हिंदुओं का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लिया? सर उन्होंने इन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों का इस्तेमाल कैसे कर लिया? कितनी इजीली ये ट्रैक हो गए, क्यों हो गए? अगर आप ये कह रहे हैं कि इन्हें भटकाया गया है तो ये भटकाने वाले कौन हैं? और क्या ये इतने शरीफ हैं जिनको ये पता है कि बांग्लादेश के रास्ते कहां से घुसना है हिंदुस्तान के अंदर, कोलकाता का रास्ता कहां से आता है, कैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जो है हमें धोखा देना है, कैसे हमें जो है बॉर्डर के अंदर घुसना है? अगर ये स्ट्रैटेजी ये जानते हैं तो आखिर ये इतनी जल्दी भटक कैसे जाते हैं? देखिए, इसको तो मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि हमारे हर मुल्क का कानून होता है, उस कानून के हिसाब से चलना होगा। कोई आदमी जो है गैर कानूनी तौर पर चोरी छिपे जो है बॉर्डर के अंदर आ जाए तो अब जाहिर है तो उसको सजा तो दी जाएगी। ये हमारा कसूर है, हम उसको न पकड़े या उसको आने दें, तो हमें तो जो है वो उस आदमी को ले जाके जेल में बंद करना चाहिए। तो जो इंटरनेशनल जो है बॉर्डर की जो कानून है उसका उल्लंघन करता हो, हम उसके साथ नहीं है कभी। उसके तो लिए पैरोकार खड़े हुए थे पहले आ जाए और देश की शमशुल हसन साहब, उसके लिए तो पैरोकार खड़े हुए थे। वो बार बार चिल्ला रहे थे। अबे हमारी जो है वो आर्मी है भाई, वो तो आर्मी को कैसे आने दे रही है वो? अरे आर्मी को वो आर्मी एक्शन ले रही थी, उसी के लिए तो केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। बार बार कहा जा रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये तो मुसलमानों पे अत्याचार हो गया, ये तो बेचारे रोहिंग्या मारे गए, ये रोहिंग्या जो है हिंदुस्तान के अंदर बसा दीजिए। बांग्लादेश उठाकर बाहर फेंक रहा था, पाकिस्तान रखने के लिए तैयार नहीं था, चाइना जो है कह रहा है कि भाई जो हिंदुस्तान के अंदर बसा दीजिए। नहीं है, वो मुल्क के गद्दार हैं। अगर गलत लोगों का साथ दे रहे हैं हमारे नेता तो वो भी गद्दार हैं। इनके ऊपर मजहब का नाम न लीजिए कि कौन मुसलमान है, कौन टोपी वाला है और कौन टोपी वाला नहीं है। शमशुल हसन साहब, सवाल तो मुझे आगे लेकर दूसरे केस से पूछना था, लेकिन आपने इसका जिक्र कर दिया है। कानून चलेगा। शमशुल हसन साहब, जिक्र किसने किया? सवाल रोहिंग्या का था, मुसलमान किसने जोड़ा उसके आगे? सवाल रोहिंग्या का था, मुसलमान किसने जोड़ा? और आतंकी उन्होंने खुद को साबित कर दिया, तो फिर क्यों ना जोड़ा जाए? भाई साहब, वोट बैंक पॉलिटिक्स हमेशा से चल रही है और चलती रहेगी, इसको आप खत्म नहीं कर पाएंगे। अरे शमशुल हसन साहब, इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स आखिर कहां से आई? रोहिंग्या कौन सी वोट देने वाले हैं? और सवाल ये है, और ये नहीं, ठीक है, सवाल मेरा ये है, मेरा ये सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि धर्म से ना जोड़ें। अरे साहब, अगर रोहिंग्याओं के आगे उसके आगे लिखा जाता है मुसलमान, तो फिर आतंकी तो वो खुद ही साबित हो गए। अब क्या वो हटा दिया जाएगा? अब भी तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि हाँ वो इस्लाम से। मैंने तो आपसे पहले कहा, आप देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी आतंकवादी हो, किसी भी रूप का हो, हमारे लिए वो नापसंदीदा है, हम उसको पसंद नहीं करते। तो अब बात तो खत्म हो गई। मैं उसकी कभी भी फेवर नहीं करता, कभी हिमायत नहीं करता, कभी भी मैं उसका पक्ष नहीं लेता। दरअसल वो तमाम जो लोग जिनका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार सुदर्शन न्यूज ने अपने खास प्रोग्राम बिंदास बोल में तमाम चीजों को उठाया, हर एक चीज बताई, वही तमाम लोग छाती पीट रहे थे, वही बार बार कह रहे थे कि आप गलत कह रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे थे कि वो हिंदुओं को मार कर आ रहे हैं, बौद्धों को मार कर आ रहे हैं। इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर बौद्धों को जिन्होंने हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया, तो उनके लिए सवाल क्यों ना पूछा जाए? शमशुल हसन साहब, पहले सुनिए, नहीं पहले सुनिए, मुल्क के लोग सुनिए, ये होगा, ओवैसी साहब की समझ में नहीं आया होगा, आज नहीं आएगा, कल समझ में आ जाएगा। इसलिए कि आतंकवादियों का जो है वो उन्हें आ जाएगा समझ में, जब सारे मुसलमान उनको वोट कर देंगे जाकर, उनको समझ में आ जाएगा तब, जब सारे मुसलमान उनको वोट कर देंगे जाकर। अंकुश शर्मा, जो यहाँ पर शमशुल हसन साहब कह रहे हैं कि उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए जो बरगला रहे हैं, कितने मासूम है रोहिंग्या, उनको समझ में आता है कि आखिर बॉर्डर का रास्ता कौन सा है, बीएसएफ को किस तरीके धोखा देना है, कैसे जो है कोलकाता के रास्ते हिंदुस्तान के अंदर घुस जाना है। ये स्ट्रेटेजी उन्हें पूरी तरीके से समझ में आती है, और कोई और आके उनको बरगला जाता है क्योंकि वो अनपढ़ है, वो बेचारे हैं। इतना ही सीधा है।
देखिए ये आर्ग्यूमेंट्स कि कोर्ट ने रोक दिया है, ये आर्ग्यूमेंट्स इंटेलेक्चुअल सपोर्ट देना, ये तो देखिए यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स का पुराना इतिहास रहा है। बॉटम लाइन ये है कि ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन्हें टिकिंग टाइम बॉम्ब की संज्ञा दी है। इसके अलावा ये बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे एक आर्म्ड स्ट्रगल म्यांमार में पिछले 70 से अधिक वर्षों से लड़ रहे हैं। हमारा जो देश है उसमें ऐसी पॉकेट्स हैं, एरियाज हैं, कश्मीर उसमें से एक है, जहां पे अगेन टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे एक स्ट्रगल चल रही है। अब उन्हें भारत जैसे देश में लाके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में सेटल करना, जम्मू में सेटल करना, हरियाणा में सेटल करना, दिल्ली में सेटल करना, क्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री सेटल करना, एक इस्लामिक एक्सपेंशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसे एड देने की बात है। और सबसे डेंजरस ये तब बन जाता है जब आप इसे मुस्लिम वर्सेस हिंदू कर देते हैं और फिर मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है ऐसा कह के, ऐसा दिखा के उसे एक इंटेलेक्चुअल सपोर्ट देते हैं, कोर्ट्स का दरवाजा खटखटाते हैं, वहां कोर्ट्स का प्रोसेस अब्यूज करके, कोर्ट्स को मिसलीड करके इनके फेवर में ऐसी प्रोटेक्शन लेते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है। तो मुझे लगता है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे दिया गया हो, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे दिया गया हो, उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए और केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। इन लोगों को क्वारंटाइन करके एक जगह पे बांधिए रखिए, उसके बाद तत्काल। आदिल अलवी साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। आदिल अलवी साहब, बहुत स्वागत आपका। और सीधा सा सवाल कि आखिर जो पहले स्टैंड था कि रोहिंग्याओं को यहाँ पर बसा दिया जाए, उस स्टैंड में कोई तब्दीली है या फिर वही है? मैंने सुना नहीं है कंप्लीट सवाल आपका जो है। अली साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो जी आदिल अली साहब, आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही, बताएं। आदिल अली साहब, सवाल यह है कि रोहिंग्याओं को लेकर इस देश के अंदर तमाम पैरोकारी जिन जिन लोगों ने की, उसमें AIMIM का भी नाम है। आप लोगों का अब स्टैंड क्या है? क्या इस देश के अंदर अब रोहिंग्याओं को बसा दिया जाए, या वो तमाम चीजें जो पहले बताई जाती रही कि कैसे बौद्धों को, हिंदुओं को मारकाट बचाई गई है, मारा गया है, उन तमाम चीजों के बाद अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है, वो बताती है कि क्या कुछ स्थितियां रही म्यांमार में, उसके बाद कोई स्टैंड में तब्दीली आई है? नहीं, देखिए म्यांमार में जो हालात हैं वो तो ना एमनेस्टी इंटरनेशनल से छुपे हुए हैं, ना मुझसे छुपे हैं, ना आपसे छुपे हैं। पिछले 10 साल 20 साल से रोहिंग्या मुसलमानों का जो मतलब हिंदुस्तान में उनको शरण दी गई या उनके हालात पे, ये तो मतलब एक मानवता का मामला है और मानवता ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से और रिलीजियस बाउंड्रीज से बात नहीं होती। आदिल साहब, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनमें बिल्कुल जिसमें इस्लामिक बहुमत है। इस्लाम में कॉन्सेप्ट है उम्मा का। जी, तो 57 कंट्रीज क्यों नहीं ऑब्जर्व करती अपने उम्मा को? नहीं बिल्कुल, भारत में ही क्यों ये सब है? सऊदी क्यों नहीं लेता? सऊदी तो फाउंटेन हेड है इस्लाम का। छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए, उनका मामला है, वो संभालें, वो झेलें। आदिल साहब, हमारा सीधा सवाल, मेरा सीधा सवाल ये है कि मानवता ना मुसलमानों से बात होनी चाहिए, इस्लामिक देश में मानवता नहीं, आप ये कह रहे हैं। नहीं, हम किसके लिए मानवता दिखाएं आदिल साहब? आप कह रहे 57 जो इस्लामिक देशों में मानवता नहीं है। जवाब ही नहीं पूरा होने दे रहे हैं। ठीक है रैना साहब, बात नहीं पूरी कीजिए, नहीं पूरी कीजिए। आदिल साहब, किसके लिए मानवता दिखाएं? आदिल साहब, पूरा कीजिए। मेरा सिर्फ अर्ज करना आपसे ये है कि म्यांमार में जो हालात हैं तो सबके लिए जो है सोचने का विषय है कि हम उनके लिए, इंसानियत के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए क्या करें। चाहे वो 57 इस्लामिक कंट्री हो, या हिंदुस्तान हो, या बांग्लादेश हो, या पाकिस्तान हो। आदिल साहब, एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो आपने पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। मैं आपको बता देता हूँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये कहती है, उस चीज पर मोहर लगाती है जिस दौरान इस देश के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा डिबेट के दौरान रोहिंग्याओं को इस देश में बसाने की पैरोकारी को लेकर हो रही थी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब, AIMIM जो है लगातार इस बात की जोर दे रही थी कि हाँ रोहिंग्याओं को यहां बसा दिया जाए। तब हमने ये कहा था कि बौद्धों को जिन्होंने हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया, वो लोग किस हद तक जो है इस देश के लिए खतरा हो सकते हैं, यह जग जाहिर है। हमने ये भी कहा था कि वहां पर हिंदुओं को मारा गया है, और इसी चीज पर मोहर एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है लगाती है कि 100 से ज्यादा हिंदू वहां पर काटे गए, मारे गए। तो ऐसे लोग आप बसाने की पैरवी कर रहे हैं? नहीं। अच्छा ये बताइए, ये जो शरणार्थी हैं क्या इन पे ये इन्वॉल्व है उन हिंदुओं को मारने में? ये उसमें इन्वॉल्व नहीं है। म्यांमार की हुकूमत पूरी तरह ये उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये वो वाले रोहिंग्या नहीं है जो वहां मार काट कर आए हैं। ये इस बात की गारंटी है कि यहाँ का बस गए इसलिए? नहीं, ये वो नहीं है, इस बात की गारंटी है?
नहीं, म्यांमार की हुकूमत भाई साहब वहाँ जो कर रही है, हाँ, वो तो कोई फर्क नहीं कर रही नहीं, है। वो वहां कौन कहता है कि फर्क नहीं कर रही है? नहीं, कितने बिल्कुल नहीं, हिंदुओं को वो काटा तो गया? वो कितने हिंदुओं को मारा मुसलमानों गया? को, रोहिंग्या मुसलमानों को कितने किस क्रिश्चियंस को तरह मारा से- गया? किस तरह से टार्चर आदिल कर रही साहब, है, किस 12% की माइनॉरिटी पॉपुलेशन है म्यांमार की, जिसमें से 4% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 8% बाकी धर्मों से है। ये और ये युद्ध समस्या बौद्ध रोहिंग्याओं और के साथ ही मुस्लिम क्यों? के बीच में ही क्यों है? रोहिंग्या बाकी मुस्लिमों धर्मों के साथ ही नहीं है। क्यों? और ये विश्व नहीं। भर में इस्लाम और बाकी धर्मों के बीच क्यों है? म्यांमार नहीं, ये विश्व भर में इस्लाम और बाकी धर्मों के बीच क्यों है? ये नहीं, अब म्यांमार आप तो ये इंसिडेंट गलत नहीं है। बात कर आप रहे हैं। यूरोप जाइए तो मुसलमान वर्सेस नहीं। क्रिश्चियन, आप नहीं, अब अमेरिका सीरिया जाइए तो में क्या मुस्लिम हो रहा है, वर्सेस कोई और इराक धर्म, में क्या हो रहा इजराइल है? जाइए तो ज्यूज वर्सेस ये क्या हो रहा है? मुस्लिम वर्सेस रेस्ट ऑफ द क्या हो वर्ल्ड रहा है क्यों इराक है? के अंदर? कौन है वहां पर लोग? आईएस कौन- आईएस बांग्लादेश नहीं, के वही अंदर तो कौन है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि सीरिया में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है, वो हर बिल्कुल, जगह हो रहा है। नाम ही तो बदल लेकिन रहा है। आदिल साहब, नाम ही तो बदल रहा है। इराक में आईएसआईएस कर रहा है, आप सीधे सीधे आप ये अफगानिस्तान कहना में चाह कौन रहे कर हैं रहा कि है? नहीं, आप सीधे सीधे ये कहना चाह अफगानिस्तान रहे में हैं कि कौन कर रहा है? तालिबान कर रहा है। कि मुसलमान, हिंदुस्तान में कौन कर रहा है? तालिबान- मुजाहिदीन कौन कर रहा है। तालिबान- नहीं, कौन तालिबान का सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन कर ISIS रहा का है? सपोर्ट कर रहा है, कौन किसको जरूरत है नहीं, सपोर्ट कौन- करने आप की? बताइए कौन- अरे वो उसको सपोर्ट करने की जरूरत क्या है? वो तो लीजिए अपने आप में बने हुए हैं। मैं कह रहा हूँ मोरल सपोर्ट की ही बात होती है। बिल्कुल, कौन बिल्कुल, उनके पाकिस्तान कौन सपोर्ट उनके कर रहा है एफर्ट को तालिबान इनिशिएटिव को, जो ले अपने रहा आप को मॉडल इस्लामिक स्टेट कहता नहीं, है। आप हर आप चीज बिल्कुल को सही इस्लाम कह रहे versus हैं। अदर पाकिस्तान आप नहीं सपोर्ट भाई, कर रहा है आप- तालिबान को, दरअसल- जो अपने आप को मॉडल इस्लामिक स्टेट कहता है। नहीं, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और मैं माफी चाहूंगा क्योंकि हमारे तमाम गेस्ट को जो है यहाँ पर पूरा टाइम जो है यहाँ पर नहीं दे पाए, लेकिन क्योंकि मसला गंभीर इसलिए था कि इस देश के अंदर वो तमाम जो पैरोकार बने हुए थे रोहिंग्याओं के, अब वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। और क्या, जिन जगहों को हमने यहाँ पर नाम लिया, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इराक हो, क्या आपको नहीं लगता है कि सिर्फ नाम बदल रहे हैं, चेहरा वही है? और अगर रोहिंग्याओं के नाम के आगे मुसलमान लगाया गया, अगर मुस्लिम लगाया गया और अब उसको पूरा किया जा रहा है कि रोहिंग्या आतंकी मुस्लिम, तो आखिर इससे क्यों दिक्कत है? इस पर क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही खबरें जारी हैं, बने रहे सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।